सभी प्रतियोगियों के लिए नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ, जो कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे हम विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें भी देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी प्रतियोगियों के लिए कुछ न कुछ परिदृश्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं भूकंप। सबसे पहले भूकंप के अंतर्गत इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु है परिभाषा और अर्थ, दूसरा बिंदु है भूकंप मूल, इसको आइसोसीस्मल फोकस भी कहते हैं। तीसरा बिंदु है अधिकेंद्र, इसे एपिसेंटर भी कहा जाता है। चौथा बिंदु है तरंगें। एक्चुअली में क्या है, जो भूकंप होता है उसमें 3 प्रकार की तरंगें भूकंप के समय में निकलती हैं। तो इन तरंगों का जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 5वां बिंदु है भूकंप के कारण, वे कौन से रीजन हैं जिसके कारण पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। 6वां बिंदु है भूकंप क्षेत्र, वो कौन से स्थान हैं जहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। 7वां बिंदु है जी पर प्रभाव, जो स्मॉल जी है जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, तो उस पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी अपन देखेंगे। 8वां बिंदु है रेडॉन गैस। 9वां बिंदु है स्केल, भूकंप को मापने के लिए कौन कौन सी स्केल अभी तक लाई गई हैं। और अंतिम बिंदु है सुनामी, ये भूकंप से ही रिलेटेड बिंदु है, इसलिए इसकी भी चर्चा करेंगे। तो इन बिंदुओं पर भूकंप को विस्तार से समझा जा सकता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बिंदु काफ़ी अपरिहार्य और महत्वपूर्ण हैं। इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। तो भूकंप की परिभाषा में यदि कहें तो पृथ्वी में जो आंतरिक बलन पड़ता है, अंदर की साइड जो बलन पड़ता है और जो चट्टानों के घर्षण के कारण होता है, तो उसके ऊपरी सतह पर पृथ्वी कंपन करने लग जाती है, तो उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप का जो अर्थ यदि कहा जाए तो भूकंप भू प्लस कंप से बना है। इसका अर्थ होता है धरती का कांपना। जब भी भूकंप आता है तो जो फोकस बिंदु है जिसको हम आइसोसीस्मल फोकस कहते हैं, तो फोकस बिंदु से घर्षण के कारण धरातल पर ऊपरी सतह पर पृथ्वी कंपन करने लग जाती है, और पृथ्वी कंपन करने लग जाती है तो उसे अपन कहते हैं भूकंप। तो इस परिभाषा और अर्थ को सभी प्रतियोगी गौर से समझ गए होंगे। दूसरा बिंदु है भूकंप मूल, इसे कहते हैं आइसोसीस्मल फोकस। पृथ्वी की जो आंतरिक सतह होती है तो उसमें चट्टानों में घर्षण के कारण या अंतर्बलन बल के कारण आइसोसीस्मल फोकस से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं और इन तरंगों को नाम दिया जाता है प्राइमरी तरंग वेव्स, सेकेंडरी वेव और लव वेव। इस जो वेव की खोज की थी वो लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे लव वेव भी कहते हैं, इसे धरातलीय वेव भी कहते हैं। अगला बिंदु है तरंगें। तो तरंगों से स्पष्ट होता है कि जब पृथ्वी के अंदर की सतह पर जब चट्टानों के घर्षण के कारण 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो उन तरंगों को
जैसा कि बताया गया है कि पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार में अपन अध्ययन करेंगे तीनों तरंगों का। तो पहली तरंग देख लेते हैं। पहली तरंग है प्राइमरी तरंग। ये तरंग सबसे पहले एपिसेंटर पर पहुंचती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी का ये फोकस बिंदु है और ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है। तो सबसे पहले जब यहाँ पर जब घर्षण होगा तो ये जो फोकस बिंदु है, तो यहाँ से जो पी, एस और एल ये तीन तरंगें जब यहाँ से निकलेंगी तो इन तीन तरंगों में से सबसे पहले सतह पर ये पी तरंग पहुँचती है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो तीन तरंगों में से कौन सी तरंग सबसे पहले सतह पर पहुँचती है, तो वो है अपना प्राइमरी या प्राथमिक तरंग। तो प्राथमिक जो तरंग है जिसको प्राइमरी तरंग कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये पृथ्वी के अंदर ठोस और द्रव दोनों स्तरों में ये आसानी से गुजर सकती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर दो ही स्तर पाए जाते हैं। एक ठोस स्तर होता है और एक द्रवीय स्तर होता है। गैसीय स्तर तो पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाया जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो प्राइमरी वेव है वो पृथ्वी के अंदर सभी प्रकार के स्तरों से गुजर सकती है और सभी प्रकार से आशय है कि ठोस और द्रव, क्योंकि उसमें गैस वाली वहाँ पर सतह नहीं पाई जाती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वेव है वो पृथ्वी के अंदर ठोस और द्रव स्तर से गुजर सकती है। दूसरा इसमें अपन देखेंगे कि जो प्राइमरी वेव है वो सबसे पहले सतह तक तो पहुँचती है, लेकिन ये सतह पर पहुँचने के बाद सबसे पहले लंबी दूरी भी तय करती है। लंबी दूरी तय करती है, सतह तक जाने में लंबी दूरी तय करती है। वैसे तो लंबी तरंगें किसको कहते हैं? एल वेव को लंबी तरंगें कहते हैं। सबसे लंबी वेव यही होती है, लेकिन ये लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। और जो प्राथमिक वेव है इसे हम ध्वनि तरंगों के समान इसको मानते हैं और इसलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंगों के समान भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों के समान होती है और जो ध्वनि तरंगों के समान होती है उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगें इनको कहते हैं। एपिसेंटर पर सबसे पहले ये पहुंचती है। तो ये चार बिंदु प्राथमिक वेव में हमने देखा है कि जो प्राथमिक तरंग है जो कि फोकस से ये तीन तरंग निकलती हैं, तो सबसे पहले ये एपिसेंटर पर पहुंचती है। दूसरा है ये सबसे लंबी दूरी सतह तक जाने में तय करती है और तीसरा है ये ध्वनि तरंगों के समान ये होती है। और ध्वनि तरंगें चूँकि अनुदैर्ध्य होती हैं इसलिए इन तरंगों को भी अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। दूसरी वेव है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव इसे गौड़ वेव भी कहते हैं, गौड़ तरंग भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। प्रकाश तरंगों के समान होती है और चूंकि प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए सेकेंडरी वेव को हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसका जो सेकेंडरी वेव का जो गमन है
वो केवल ठोस माध्यम है, तो ये ठोस माध्यम से गुजरती है। हमने देखा कि जो प्राइमरी वेव है वो कि ठोस और द्रव दोनों से गुजरती थी, ठीक है, ठोस एवं द्रव दोनों से गुजर सकती थी, और जो सेकेंडरी वेव है वो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे एल वेव। तो एल वेव देख लीजिएगा थोड़ा सा। एल वेव को धरातलीय तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये धरातल तक ही सीमित है, इसलिए इसको धरातलीय तरंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो एल वेव होती है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक विनाशकारी। तीसरी बात इसमें यह है सर्वाधिक विनाशकारी है, धरातलीय है, और ये पृथ्वी के ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम से ये गुजर सकती है, क्योंकि ये धरातल पर है तो धरातल के ऊपर गैस भी है, और ठोस और द्रव में तो ये ठोस में और द्रव में तो ये ऊपर आती ही है ठोस और द्रव से, और सतह के ऊपर गैस भी है। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये गमन कर सकती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन यदि भूकंप से आते हैं तो वेव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वेव की ये विशेषताएँ ही पूछते हैं कि कौन सी वेव का क्या काम होता है, कौन सी विनाशकारी होती है, कौन सी वेव तीनों माध्यम में गमन करती है, कौन सी वेव केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उपनाम भी आ जाते हैं। गौड़ तरंग किसको कहते हैं, तो सेकेंडरी तरंग को गौड़ तरंग कहते हैं। धरातलीय तरंग किसको कहते हैं, तो एल वेव को धरातलीय वेव कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना तरंगों से ये पूछा जाता है, तो इनको आप बिल्कुल विस्तार से अच्छे से याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला बिंदु हमारा है भूकंप के कारण। तो भूकंप के कारण जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों माध्यमों से हो सकती हैं। भूकंप चूँकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे कुछ प्राकृतिक चीज़ों की बात करें तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तब भी भूकंप, पृथ्वी में कंपन आता है। दूसरा है उल्कापात, उसके कारण भी भूकंप आने की संभावना रहती है। लेकिन कृत्रिम यदि बात करें तो बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना ये कृत्रिम कारक है, जिसके कारण भूकंप आने की संभावना रहती है। जो परमाणु परीक्षण है वो मानव के द्वारा किया जाता है, उसके कारण भी भूकंप आते हैं। लेकिन ये जो माध्यम जितने भी अभी मैंने बताए हैं तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण। तो सबसे प्रमुख कारण भूकंप का है प्लेट विवर्तनिकी के कारण, क्योंकि चूँकि क्या है पूरा विश्व है, विश्व का जो पृथ्वी जो धरातल है तो वो प्लेटों पर निर्भर है। 15 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, तो वो आपस में टकराती हैं, गतिमान होती हैं, तो उसके कारण
ये जो भूकंप है उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इसके अलावा क्या है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में बलन पड़ने लग जाए, भ्रंश पड़ने लग जाए, या पृथ्वी का निर्माण के कारण भी भूकंप की संभावना रहती है। तो इन सब कारणों से जो भूकंप के बारे में अपन जान सकते हैं कि इनके कारण भूकंप आता है। अगला बिंदु है भूकंप का क्षेत्र। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसके लिए। तो भूकंप का क्षेत्र कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर सभी जगह भूकंप समान रूप से नहीं आते हैं। कुछ संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जिनमें भूकंप अधिक आते हैं, और कुछ सामान्य क्षेत्र होते हैं उनमें भूकंप कम आते हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उसमें जो निवास करने वाले लोग हैं वो संख्या में कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये इस प्रकार की आपदाएं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर मानवीय रहन सहन कम होता है। तो जैसे कि प्रशांत महासागर क्षेत्र, इसका जो तटीय क्षेत्र है उसमें भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। पूरे विश्व में प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, लगभग 65% भूकंप इसमें आते हैं। ज्वालामुखी की घटनाएं भी पूरे विश्व में प्रशांत महासागर बेल्ट में होती हैं, इसलिए वहाँ पर अग्नि की वलय एक स्थान है जहाँ अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र होता है। दूसरा, अपन भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर अरुणाचल तक, पूरब में अरुणाचल तक, ये जो पूरा बेल्ट रहता है उत्तर से पूरब तक, उसमें सबसे ज़्यादा भूकंप वाला क्षेत्र वो है भारत के अंदर। तो ये जो अपना भूकंप का क्षेत्र है ये भी अपन देख लेंगे, अच्छे से कर लेना इसके लिए। अगला है जी पर प्रभाव, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है तो उसमें स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है या बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन जब कभी भूकंप आता है तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। जैसे कि स्मॉल जी का जो मान है, स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो ये जो मान है जब भूकंप आता है तो ये मान घट करके 7 से 7.7 इतना हो जाता है भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा तो जो लोलक होता है, सरल लोलक होता है या लोलक घड़ियाँ होती हैं, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण कम होने से वो बड़े आराम से चलेंगी। आराम से चलेंगी इसका मतलब है उसको चलने में बहुत ज़्यादा अधिक समय लगेगा, ठीक है, यानी कि वो अपने समय से पीछे हो जाएंगी और अपना समय भी खो सकती हैं। तो भूकंप का एक क्वेश्चन आता है कि जब भूकंप आता है तो स्मॉल जी का मान अधिक होता है या कम होता है या बराबर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से बनते हैं। तो इसको अपन को देखना होगा, जब गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो लोलक घड़ी की गति ज़्यादा होती है और आवर्तकाल जो है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अगला है रेडॉन गैस। तो रेडॉन गैस एक अक्रिय गैस है और वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है कि जब भूकंप आता है तो रेडॉन गैस की वायुमंडल में मात्रा बढ़ जाती है। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि कौन सी अक्रिय गैस
भूकंप के समय वायुमंडल में अधिकता से पाई जाती है, तो वो है रेडॉन गैस। ये अक्रिय गैस है, वैसे ये इसको याद रख लेना। अगला है अपना स्केल। तो भूकंप को मापने के लिए 3 प्रकार की स्केलों का वैज्ञानिकों ने खोज किया है, जिनमें से सबसे पहली जो स्केल है वो है रोसीफेरल। सबसे पहली जो स्केल है वो रोसीफेरल स्केल है। दूसरी है मर्केली स्केल। तीसरी है रिक्टर स्केल। ये 3 स्केल वैज्ञानिकों ने भूकंप के मापन के लिए बनाई। सबसे पहले रोसीफेरल स्केल बनाई, लेकिन समय के चलते जो प्राचीन स्केल हैं वो गुणवत्ता के आधार पर उनको हटाया गया है। अभी वर्तमान में रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप को मापने में, भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जा रहा है। तो रोसीफेरल स्केल है, मर्केली स्केल है। मर्केली स्केल में ये आ जाता है कि भाई किस वैज्ञानिक ने इसको बनाया, तो वैज्ञानिकों के नाम पर ये स्केल के नाम दिए गए हैं। तो सीधी सी बात है, मर्केली ने इसको बनाया। और रिक्टर स्केल को किसने बनाया, तो रिक्टर ने बनाया अभी। तो ये कुछ प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं और इसका सन पूछ लेते हैं। तो 1902 में मर्केली स्केल बनाया गया। दूसरा इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कितने अंक होते हैं, तो इसमें 12 अंक होते हैं। इसमें 12 अंक होते हैं। रिक्टर स्केल की यदि बात करें तो इसका जो बनाया गया था वो 1935 में बनाया गया था। अमेरिका के वैज्ञानिक थे और इसमें 9 अंक होते हैं। वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा अभी मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये स्केल पर क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। भाई टॉपिक में जितनी भी जानकारी बताई जा रही है वो एकदम सटीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं कुछ समय आपको बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सीधी सी बात है, ये जो जितना भी क्राइटेरिया मैंने लिया है, अपने जो मेरा वीडियो है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि कौन सी चीज़ हटाई जाए, कौन सा शब्द हटाया जाए और कौन सा शब्द लाया जाए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अपरिहार्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। दूसरे वीडियो में और मेरे वीडियो में बस यही एक डिफरेंस रहता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर भूकंप से क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से परे नहीं आएगा। ये आप खुद ही जब एग्ज़ाम आपका होगा तो आप देख सकते हैं। स्केलों की चर्चा हो गई है। अंत में एक बिंदु है सुनामी। सुनामी को भी देख लेते हैं। सुनामी जापानी शब्द है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें टी साइलेंट रहता है। इसको यदि परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उस भूकंप में जो पृथ्वी पर जो दरार पड़ती है तो उसमें बहुत सारा पानी बहुत तीव्र गति से भरता है और उसकी इतनी तीव्र गति होती है कि बहुत ज़्यादा आगे तक वो पानी चला जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में इससे जनजीवन की क्षति होती है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। ये अपने कुछ बिंदु थे, लेकिन मैं कुछ इसमें कुछ शब्दावलियाँ भी होती हैं जिनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा।
पहली शब्दावली है भूकंप मूल। भूकंप मूल जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि पृथ्वी के अंदर जिस केंद्र पर भूकंप का उद्भव होता है, देखो एक होता है उद्भव, उद्भव माने होता है जन्म। तो जिस स्थान पर भूकंप का उद्भव होता है तो उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, तो एक सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि भूकंप का उद्भव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भूकंप मूल, और इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कहेंगे फोकस, या ये भी कह सकते हैं आइसोसीस्मल फोकस। तो पहली टर्मिनोलॉजी है ये। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि जो 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, तो वो तरंग किस स्थान से निकलती हैं, तो वो निकलती हैं फोकस या भूकंप मूल से। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी के अंदर जब तरंगें टकराती हैं, चट्टानें टकराती हैं, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो सीधा सा एक शब्द है प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर भूकंप मूल में 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं और तरंगों के द्वारा बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, उसको प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। इसे इंग्लिश में इलास्टिक एनर्जी, इंग्लिश में इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। देखो वर्तमान में जो एग्ज़ाम है तो उसमें भाषाओं का बड़ा महत्व है। क्या है कि इंग्लिश को सर्वमान्य किया जाता है उसमें, इसलिए कभी भी आप सामान्य अध्ययन का यदि स्टडी कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी को भी बिल्कुल महत्व दें उसमें। कभी कभी क्या शब्द की टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, कभी कभी इस प्रकार से लिख देते हैं। हिंदी में इस प्रकार से लिख देंगे इलास्टिक एनर्जी, इंग्लिश में इस प्रकार लिख देंगे। अब ये आपका आया ही नहीं, आपने ये किया कि भाई प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। ठीक है, आपको घुमा दिया गया भाई। तो इसलिए जो इंग्लिश है उसको भी पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि एक क्वेश्चन से ये निर्णय हो जाता है कि आपको घर में बैठना है कि ट्रेनिंग पर जाना है। तो इसलिए आप विशेष छोटे छोटे कंपटीशन है, ये कंपटीशन में छोटे छोटे बिंदुओं को बड़ा बड़ा महत्व दिया जाता है, इसलिए इस चीज़ पर भी आप बिल्कुल गौर करना। एक बार सन 2013 में जब MPSI का पेपर हुआ था तो उसमें चूँकि एक क्वेश्चन आता था कि लौंग के किस भाग को खाया जाता है, सूखी पुष्पकली, ये उसका आंसर था। तो उनने क्वेश्चन को ही थोड़ा घुमा दिया कि भाई उसको लौंग को जो तत्सम हैं वो लवंग कहते हैं। तो उनने एक क्वेश्चन दिया कि लवंग के किस भाग को खाया जाता है, बस कंपटीशन ख़त्म। तो इसलिए भाई कहने का मतलब ये है कि आप बारीकियों पर बिल्कुल ध्यान दें। अगर आपको थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बारीकियों पर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत जल्दी मिशन को अपने को तय कर लेंगे। तो इसलिए ये आप ध्यान रख लें, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा उसको कहते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर फोकस से निकलती हैं, उसको प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला है अधिकेंद्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। क्या होता है अधिकेंद्र? आपने देखा कि जो पृथ्वी के अंदर प्लेटों में जब घर्षण होगा तो उसमें जो 3 तरह की तरंगें निकलेंगी। तो यहाँ पर तो उद्भव हुआ, यहाँ पर भूकंप का उद्भव हुआ, लेकिन अनुभव कहाँ पर होगा? ऊपर सतह पर। दोनों में अंतर है भाई। हमेशा
जो उद्भव होता है वो आंतरिक सतह में होगा भूकंप का, और जो भाई अनुभव किया जाएगा वो पृथ्वी के ऊपर होगा। जब पृथ्वी के अंदर भूकंप का उद्भव होगा और ये तरंगें निकलेंगी और ये तरंगें सीधी सतह तक जाएंगी, और सतह पर तक जाएंगी तो सतह पर आपकी टेबल, आपकी कुर्सी, आपका तख्त और आप खुद, तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी, कंपन करने लग जाएंगी। और जब वो कंपन करने लग जाएंगी तो यानी कि इसका मतलब है कि जो भूकंप का उद्भव जो हुआ है तो उसका अब अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल आप गौर करना कि भाई क्वेश्चन यदि आए कि भूकंप का अनुभव पृथ्वी के किस पर होता है, किस बिंदु पर होता है, तो वो होता है अधिकेंद्र पर, और भूकंप का उद्भव किस बिंदु पर होता है, वो होता है फोकस पर या भूकंप मूल पर। ये आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। क्या छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनसे तय होता है कि आपका टॉपिक कितना स्ट्रांग हुआ है। ठीक है ना, पढ़ना और समझना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत से लोग बहुत जल्दी किताब को पढ़ देते हैं, लेकिन एक पेज को भी समझने में बहुत टाइम लगता है, इतने में तो वो पूरी किताब ही पढ़ देते हैं। तो इसलिए आप समझ कर पढ़ें, भले ही टाइम लगे, लेकिन आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस अच्छा हो जाएगा। बाकी पढ़ने की चीज़ तो सभी हैं ही, लेकिन समझ कर पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, उसके आंसर को समझ पाओगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख लेना। अधिकेंद्र हो गया, प्रत्यास्थ ऊर्जा हो गई, भूकंप मूल हो गया। ठीक है ना। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी और रहती हैं, समभूकंप और सहभूकंप। ये होता है आइसोसीस्मल, ये समभूकंप आइसोसीस्मल, यानी कि समान तीव्रता वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को, समान तीव्रता वाली रेखाओं तरंगों को मिलाने वाली रेखा को अपन आइसोसीस्मल रेखा कहते हैं। लेकिन सहभूकंप यानी कि होमोसीस्मल लाइन, जब एक समय में मिलने वाली तरंगों को सहभूकंप तरंगें कहते हैं। दोनों में अंतर है, ये एक समय में मिलती हैं और ये समान तीव्रता, दोनों को ध्यान रख लेना। सम आइसोसीस्मल में तीव्रता ध्यान रख लेना कि समान तीव्रता वाली तरंगें होती हैं, और इसमें एक समय में जो तरंगें मिलती हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा सहभूकंप रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक था आपदा प्रबंधन के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत भूभौतिकी में ये पहला जो टॉपिक था भूकंप। इसके बाद आपका ज्वालामुखी आएगा, उसके बाद जो सुनामी मैंने अभी बता दिया है। तो भूभौतिकी के अंतर्गत एक आपका टॉपिक और रह गया है ज्वालामुखी, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये जो जितना भी ये आपका आपदा प्रबंधन पर टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा खिंचने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जितने भी बिंदु इसमें मैंने बताए थे प्राकृतिक आपदा में 5 तरह के, भूभौतिकी से संबंधित आपदाएं, जल संबंधी, वायु संबंधी, जलवायु संबंधी और जैविक संबंधी, ये जो 5 भाग हैं इसके अंतर्गत 15 टॉपिक हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि भाई प्राकृतिक आपदाएं 2 पेज में ख़त्म, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करके पूछते हैं। और वर्तमान में क्या है, आपदाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं भाई। अभी जैसे जैविक आपदा चल रही है, कोरोना वायरस, टिड्डियों का आतंक। तो कोरोना वायरस पर भी कम से कम इतना डिटेल आपको पढ़ना है कि जब कोरोना वायरस पर क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाए। तो उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ करना है। तो समय काफ़ी है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है समय का, लेकिन बस ये है कि अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा
और जो जितना जल्दी सदुपयोग आप कर लेंगे, जितना अच्छी कमांड आप कर लेंगे, क्योंकि भाई जैसे आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या पूरा पर्यावरण पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कोई क्वेश्चन है वो छोड़ दिया, तो आपका जो पूरा पढ़ाई है ना उसमें जीरो का गुणा हो जाता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट तो नहीं रहा है भाई। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर के आप मान लीजिए पढ़िएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप बिल्कुल जो वीडियो है मेरा आप बिल्कुल उसको देखिएगा, उस पर मान लीजिए आप जो भी बिंदु हैं उनको याद करिएगा। यदि कोई आपको, जैसे जो भी मेरे क्लास में पढ़ते हैं प्रतियोगी, उनको तो मैं सारा कुछ बता ही देता हूँ। यदि किसी को कोई दिक्कत है क्लास में भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो आप पढ़िएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, ठीक है। और इसी के साथ आप मान लीजिए मैं धर्मेंद्र कुमार, अब मैं आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको ज्वालामुखी समझाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।